अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हो, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, ईरान पर इसराइल के हमले के बाद मेरे पास तो जैसे अल्फाज ही गुम हो गए और ये खौफ शिद्दत से सर उठाने लगा कि अब अगला टारगेट खुदा न खास्ता पाकिस्तान भी हो सकता है। और ये जो बाज़गश्त हमेशा सुनाई देती रही है, ये किसी मफरूज़े पर मबनी नहीं है। ये खुद नेतन्याहू ये कह चुका है, बरमला इसका इजहार कर चुका है। ये अभी मैं आपको आगे चलकर सुनाती हूँ, लेकिन पहले कुछ थोड़ा सा जिक्र ईरान पर इसराइली हमले का। आप लोग जानते ही हैं कि अभी तो गज़ा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा था और उनके दुख दर्द, उनके मसाइब और उनकी भूख प्यास देख देख कर दिल जैसे खून के आंसू रो रहा था। ऐसे में ये तमहीद बांध कर कि जो ईरान है वो जौहरी हथियार बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, जो हमारे लिए ख़तरा है, ये तमहीद बांध कर इसराइल ने एक आज़ाद मुल्क, एक खुद मुख्तार मुल्क पर बराह रास्त हमला कर दिया। इसराइल गुज़श्ता 1.5 बरस से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है और कोई इसे रुकवा नहीं सका। लिहाजा इसराइल ये समझने लगा कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ, जो कुछ मैं कर रहा हूँ, वो ही सही है। यानी इसराइल की सिक्योरिटी के नाम पर मैं किसी पर भी हमला कर सकता हूँ, किसी की भी जान ले सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये तर्ज़ अमल जुल्म के ज़ुमरे में आता है और जुल्म के बारे में मौला अली का ये कौल है कि अगर आप जुल्म के सामने खड़े नहीं होंगे तो गोया ये जुल्म की मदद करने के मुतरादिफ है। ज़ाहिर है, कौन सा आज़ाद मुल्क जिस पर हमला हो, कोई दूसरा मुल्क बाहर से उस पर हमला करे, उसकी सालमियत के ख़िलाफ़ हमला करे तो वो खामोश रहे? ऐसा हो नहीं सकता। लिहाजा ईरान को भी अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। गो कि ईरान ने जो जवाबी हमला किया उसको जो तमाम उसके इर्द गिर्द के मुमालिक हैं उनकी तरफ से शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, क्योंकि जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं, वहाँ वहाँ ईरानी मिज़ाइलों को मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मगर ईरान ने इसराइल को पहली मर्तबा ये एहसास दिलाया कि तल अबीब, यरूशलेम और कई शहरों के मनाजिर ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि तुम्हारा ये घुमंड, ये गुरूर गलत था, तुम्हारा दिफा नाकाबिले तस्खीर नहीं है। इस बारे में अभी कुछ भी कहना ज़रा मुश्किल है कि आया ये जंग नतीजा खेज हो सकेगी या नहीं। इस जंग में इसराइल अकेला नहीं है, अमेरिका उसके साथ खड़ा है और यूरोपीय ममालिक भी किसी हद तक उसके साथ खड़े हैं, और वो तमाम अरब ममालिक जहाँ पर अमरीकी फ़ौजी तनसीबात मौजूद हैं वो भी ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही हैं। और ये भी याद रखिए कि किसी यूरोपीय मुल्क ने खुलकर इसराइल की मजम्मत नहीं की कि इस तरह से एक मफरूज़े पर एक तमहीद बांधकर उसे एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क पर इस तरह हमला करने का कोई जवाज़ उसके पास नहीं था। बहरहाल, इस पूरे मंजरनामे में एक तशवीश बहुत उभर कर सामने आती है, वो ये है कि इसराइल हमास, लेबनान, हिजबुल्लाह, बैरूत, शाम और इराक़ को ज़ेर करता हुआ अब ईरान तक बिल्कुल पाकिस्तान की सरहद के करीब आ पहुंचा है। और अब इसराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम नज़र आता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान पर हमला नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो अमेरिका और मगरबी ममालिक के बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा करीब है, तो इसराइल भला पाकिस्तान पर हमला क्यों करेगा। ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि क्या इराक़ अमेरिका के करीब नहीं था? क्या इराक़ ने अमेरिका की एमा पर ईरान पर हमला नहीं किया था? लेकिन जब ये मकसद निकल गया तो फिर क्या हुआ, ये तो हम सब ने ही देखा। इसराइल पाकिस्तान के जौहरी हथियार को अपने लिए ख़तरा समझता है और इसका इजहार नेतन्याहू बरमला कर चुका है। ये सुनिए।
Let's go to the third question, and that would be, what is the biggest problem facing the next generation, and what should we do to solve it today? I said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons, or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic. First is called Iran, the second is called Pakistan. जिस दिन इसराइल ने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को हदफ बनाने की ठान ली, याद रखिए अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा। ऐसे में इन हालात में जो मशरिक़ वस्ता के मुल्क हैं, खुसूसन शाम और इराक, उनके सियासी हालात को अपने सामने रखिए और फिर ये सोचिए कि पाकिस्तान को एक मजबूत फ़ौज के साथ साथ एक भरपूर मुस्तहकम सियासी निज़ाम की भी अशद ज़रूरत है। शुक्र है अल्लाह का कि पाकिस्तान में एक मजबूत और प्रोफेशनल फ़ौज मौजूद है, लेकिन मुल्क भर में अवाम की भरपूर हिमायत से एक बहुत मजबूत सियासी निज़ाम मुल्क को किसी भी बड़े हादसे से और जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं उनके हमलों से बचा सकता है। वरना याद रखिए कि दुश्मन हमेशा आपकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाता है और उठाना चाहता है, जैसे कि अब ईरानी कौम से ये कहा जा रहा है कि इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपनी सियासी आज़ादी के लिए अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े हो। ईरान को ये तस्लीम करना पड़ेगा कि इसराइल ने और उसकी जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसने ईरान में जो तर्ज़ हुकूमत था, उनमें जो फॉल्ट लाइन्स थी, उनसे भरपूर फ़ायदा उठाया है। मैं 2005 में साबिक़ सदर अहमदी निजाद के इलेक्शन के मौके पर ईरान गई थी और वहाँ बहुत मुख्तलिफ़ शहरों में मैं गई थी, लोगों से मिली थी, बात की थी, रिपोर्टिंग की थी, प्रोग्राम बनाए थे। तो मैं जो ईरान का जो सियासी निज़ाम है इसके बारे में आप लोगों से भरपूर बात करूँगी। मैं अपनी किताब में इसका जिक्र भी कर चुकी हूँ, लेकिन इस वक्त क्योंकि ईरान हालत जंग में है, लिहाजा ये मुनासिब मौका नहीं है। इस पर फिर किसी और व्लॉग में आपसे बात होगी। बस चलते चलते ये थोड़ा सा जिक्र कि ऐसे में जबकि इसराइल के हमले और ईरान के जवाबी हमले भरपूर अंदाज में जारी हैं, ऐसे में अहले गज़ा अपने घरों से दूर, जहाँ से उन्हें निकाल फेंका गया, खुले मैदानों में एक एक बूंद पानी को और एक एक रोटी को तरस रहे हैं। इसराइली बमबारी से बच जाते हैं, वो भूख के हाथों मर रहे हैं। इसराइल के ईरान पर इस हमले की वजह से इन मजबूर और लाचार फ़लस्तीनियों की तरफ से तवज्जो बिल्कुल बढ़ चुकी है और गालिबन इसराइल का मकसद भी यही था। आपकी क्या राय है ज़रूर लिखिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।